नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि लिंक्ड है क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके सामने है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखना होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिपीट पार्ट ए में क्या था, ये था सिचुएशन की ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाया जाए, है ना। तो मैं पहले यहाँ पे डायग्राम के बेसिस पे आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि पार्ट 6 में मैंने क्या क्या किया है। तो एक तो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसका मास 2 kg था। तो यहाँ पे एक तो लग रहा था एम जी साइन थीटा, उसकी वैल्यू कितनी थी 10। ठीक है, और यहाँ पे इधर की तरफ क्या लग रहा था, फ्रिक्शन लग सकता था, मैक्सिमम वैल्यू वो आपने निकाला था 3.46 के आसपास था, ये हो गया एन। और नीचे की तरफ कितना था, एम जी साइन 30, एम जी कॉस 30। तो एम जी कॉस 30 कितना, 10√3। ठीक है, तो ये इतना सिचुएशन लग रहा था इसके पहले वाले सवाल में। इसके पहले वाले सवाल में क्या पूछा था कि ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाया जाए, है ना, पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, कि ऑब्जेक्ट क्या करे, अप द इंक्लाइंड प्लेन चलने लगे। तो ये सिचुएशन था, अब उसी को रिपीट करना है यहाँ पे। लेकिन कब बोला कि अब जो फोर्स लगा है, बोला देखिए, इफ द पुश इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एंड नॉट पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। मतलब अभी ये फोर्स इसके पहले वाले सवाल में हमने क्या लगाया था, पैरेलल टू द प्लेन, ये है ना प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, इसके पैरेलल लगाया था। ठीक है, लेकिन अब बोला पैरेलल नहीं लगाना है, हॉरिजॉन्टली लगाना है। तो अब आपको ये समझना है कि हॉरिजॉन्टली लगाने से क्या डिफरेंस होगा। तो चलिए मैं सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, ये आपका हो गया ये एंगल 30 डिग्री, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे लगेगा क्या बेटा, एम जी कॉस 30। एम की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 20 × √3/2, ये आ गया 10√3। सिमिलरली आप इधर रखोगे एम जी साइन 30, तो एम की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा कितना, 10। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लो, एम जी हो गया 20 और साइन 30 1/2, तो 10। ठीक है, नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर। ठीक है, नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर, और म्यू की वैल्यू दिया हुआ था बेटा 0.2। तो म्यू की वैल्यू 0.2 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रिक्शन अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर कुछ भी नहीं लग रहा तो सर फ्रिक्शन ऑब्वियसली ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी किधर है, नीचे की तरफ जाने की है, क्योंकि इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना 10 न्यूटन का। तो जब भी इसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ जाने की है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसके अपोजिट ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, मैक्सिमम उस समय निकाला था कितना लग सकता है बिना कुछ लगाए हुए, बिना फोर्स वगैरह लगाए हुए। लेकिन अब क्या कर रहे हैं ना, अब देखो यहाँ पे फोर्स बोल रहा है कि ऐसे लगाना है, आपको अप्लाई करना है ऐसे हॉरिजॉन्टली। तो क्या ये हॉरिजॉन्टली अप्लाई करने से क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा सकता है या नहीं जाएगा, तो देखते हैं हॉरिजॉन्टली लगाने से क्या होगा। तो इसके दो कंपोनेंट निकालता हूँ मैं, है ना, या सेम सिचुएशन को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए, दिखाने का अलग अलग तरीका है ना। मैं अगर इसको यहाँ पे इस तरह से अगर दिखाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इफेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस क्या होगा कि थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना, क्योंकि ये एंगल दिया हुआ है 30। अब देखो ये भी हॉरिजॉन्टल है लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30। तो अब क्या होगा ना, रिजॉल्व करना आसान हो जाएगा, है ना। तो आप रिजॉल्व करोगे, अब देखो मैंने बताया था कि एक तो एक्सिस ये लिया था, ठीक है, और एक कौन सा एक्सिस लिया था, ये वाला, पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो आप फोर्सेस को रिजॉल्व कर लो, ठीक है, ये वाला एफ को जो आपने लगाया है। तो ये आप एफ अगर रिजॉल्व करोगे आप, तो एक तो कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा और एक कंपोनेंट किधर आएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये जो कंपोनेंट है, अब ये ध्यान देना कि ये 30 है ना, ये वाला वैल्यू 30 है, तो ये भी कितना होगा, ये वाला वैल्यू, ये वाला, ये तो सिमिलर ही है ना सर, देख लो करस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों, देखो ये और ये दोनों कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल ही है, देख लो यहाँ पे, है ना, ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है,
और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी 30 है ना, तो ये ध्यान देना। तो यहाँ पे मैं कंपोनेंट लिख रहा हूँ कितना, एफ जिसके साथ एंगल बनाया उसके साथ कॉस, एफ कॉस 30, और इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, एफ साइन 30। तो फोर्स का कंपोनेंट लिख लिया, इसका काम खत्म। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा कितना, एफ रूट 3/2, मतलब रूट 3f/2, और ये आ जाएगा कितना, f/2, ठीक है। या इसको लिख सकता हूँ मैं 0.5f, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे 1.73 डिवाइडेड बाई 2, तो ये लगभग निकल कर आ जाता है 0.87f, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे तो सिर्फ मैंने एफ को देखा है, अब चलिए सारे फोर्सेस के इफेक्ट को दिखाते हैं, ठीक है। तो एक और डायग्राम बना रहा हूँ मैं, सारे फोर्सेस के इफेक्ट को दिखाऊंगा मैं। ये देखिए, एक तो लग रहा था बेटा इधर की तरफ कितना, एम जी साइन थीटा, उसका वैल्यू 10। एक लगेगा कितना, एम जी कॉस थीटा, यहाँ पे आप देख लो, है ना, 10√3। 10√3 का आप क्या लिख सकते हो बेटा, एम जी कॉस थीटा है ना, 10√3 को आप क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 1.732, तो ये लगभग निकल कर कितना आ जाएगा, 17.32, ठीक है। ये एम जी का कंपोनेंट हुआ, अभी एम जी का ये वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन कितना होगा, 17.32, और एम जी का पैरेलल कंपोनेंट कितना होगा, तो ये 10 हो जाएगा। एम जी का काम खत्म, ठीक है। नॉर्मल तो सर हमेशा किधर लगेगा, इधर ही लगेगा, तो नॉर्मल में तो कोई दिक्कत है नहीं सर। अब यहाँ पे फोर्स आ गया एक्स्ट्रा जो अप्लाई किया है हम लोगों ने, है ना, फोर्स आ गया। तो फोर्स का दो कंपोनेंट है, एक तो इधर की तरफ है, और ये देखो बेटा फोर्स की जो वैल्यू है ना वो, ये देखो, एक तो है इधर की तरफ है ना, ये कंपोनेंट निकाला आपने, है ना, एफ का कंपोनेंट कितना है, ये 0.5 है, तो ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इधर की तरफ आया कितना, 0.5 है, ठीक है। और एक इधर की तरफ आया फोर्स, जो मैंने अप्लाई किया है, फोर्स है ना, हॉरिजॉन्टली जो फोर्स अप्लाई किया है ना, ये वाला जो फोर्स अप्लाई किया था, है ना, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको बस कंपोनेंट से दिखा रहा हूँ मैं। ये कितना है देखो, उधर वाला ऊपर वाला 0.87f, तो ये आया कितना, 0.87f। अभी तक आपने क्या क्या दिखाया, एम जी दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एफ दिखा दिया जो आपने अप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टैक्ट फोर्स हो किया वो भी दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या नहीं दिखाया, फ्रिक्शन अभी तक नहीं दिखाया, फ्रिक्शन अभी भी दिखाना बाकी है। तो फ्रिक्शन क्यों सर, फ्रिक्शन लास्ट में क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि फ्रिक्शन को लास्ट में ही दिखाया जाता है टेंडेंसी के हिसाब से, कि किधर चलाना है। अगर नीचे चलाना है तो फ्रिक्शन ऊपर, ऊपर चलाना है तो फ्रिक्शन नीचे। तो अब आप सोचो, सवाल में क्या दिया कि ऑब्जेक्ट को किधर चलाना है, तो देखो पार्ट ए का मतलब अप द प्लेन। तो अब आप सोचो, अप द प्लेन का मतलब ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर चलाना है तो फ्रिक्शन आप किधर लगाओगे, नीचे या ऊपर, तो आंसर इज फ्रिक्शन किधर लगाओगे, नीचे, क्योंकि ऊपर चलाना है ना। तो इस ब्लॉक को ऊपर चलाना है तो फ्रिक्शन किधर लगाओगे आप, नीचे, ठीक है। तब आपको यहाँ पे ध्यान देना। अच्छा, अब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी बेटा, जैसे इसके पहले आपने क्या लिखा था, सिंपली म्यू इंटू एन कर दिया था क्वेश्चन नंबर 6 में, है ना, मतलब एम जी कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आप यहाँ पे देखो, ये जो एफ जो आपने हॉरिजॉन्टल लगाया ना, ये एफ हॉरिजॉन्टल लगाया ना, हॉरिजॉन्टल लगाने के कारण क्या हुआ, इसके दो कंपोनेंट आए, एक तो इधर आया और एक इधर भी आ गया, नीचे भी। और ये जो कंपोनेंट है ना, ये एन को चेंज कर देगा, और एन जैसे ही चेंज होगा तो फ्रिक्शन इज रिलेटेड टू व्हाट, एन, तो फ्रिक्शन भी चेंज हो जाएगा। अब पहले जितना फ्रिक्शन नहीं लगेगा, जो लिमिटिंग वैल्यू जो है, तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ और था, क्वेश्चन नंबर 7 में अब चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि एन चेंज हो गया। एन क्यों चेंज हुआ, क्योंकि आपने फोर्स जो लगाया ना, ये इसके कारण दो कंपोनेंट आए, तो इस कंपोनेंट से तो कोई दिक्कत नहीं, इस कंपोनेंट से एन चेंज नहीं होगा। एन किसके कारण चेंज होगा, ये वाला कंपोनेंट के कारण एन चेंज हो गया, ये आपको ध्यान देना। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कितना लग सकता है, एफएल की वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, मैक्सिमम लग नहीं रहा, मतलब मैक्सिमम कितना लग सकता है एफएल, म्यू इंटू एन, तो ये आप निकाल सकते हो। म्यू की वैल्यू तो दिया हुआ है ना, म्यू की वैल्यू शायद 0.2 दिया है ना, हाँ 0.2, तो म्यू इंटू एन, एन की जगह पे क्या लिखोगे आप, एन की जगह पे आप देख लो बेटा, ये तो इधर की ओर तो इक्विलिब्रियम में ही है ना, वर्टिकली देखा जाए, वर्टिकली तो ये इक्विलिब्रियम ही है ना, हाँ वर्टिकली ये इक्विलिब्रियम में, तो ऊपर की तरफ एन और नीचे की तरफ एक तो ये लग रहा है और एक ये लग रहा है,
तो ऑब्वियसली एन की वैल्यू डायरेक्टली मैं लिखूँ क्या यहाँ पे 17.32 और प्लस 0.5 एफ। क्लियर है? ये सिचुएशन क्लियर होना चाहिए। ये टोटल एन की वैल्यू है, टोटल ये एन की वैल्यू है पूरा जो भी ब्रैकेट के अंदर है ना, ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है ये पूरा एन की वैल्यू है। तो फ्रिक्शन हो गया इतना आ गया। पहले जो फ्रिक्शन था क्वेश्चन नंबर 6 में वो कांस्टेंट था, वो सिर्फ दिस इनटू दिस आया था। लेकिन अब जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है, एफ के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है ना, मतलब एफ की मैक्सिमम वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब अगर आप जैसे ही फोर्स बढ़ाते हो ना, इसको धक्का देने के लिए जैसे ही फोर्स बढ़ाते हो ना, तो अपोजिशन भी बढ़ जाता है। ठीक है? और रियल लाइफ में भी यही होता है। रियल लाइफ में क्या होता है, आप जानते हो कि अगर मान लो कोई बॉक्स है, ठीक है, तो अगर आप इधर की ओर धक्का दे रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे धक्का दे रहे हो तो थोड़ा मुश्किल होता है ऑब्जेक्ट को मूव कराना, है ना। क्यों? तो यहाँ पे रियलिटी में दो कंपोनेंट है, एक तो नीचे की तरफ और एक इधर की तरफ। तो ये वाला ही सिर्फ मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि ये वाला जो कंपोनेंट है वो पुशिंग बढ़ा देगा। और आप जानते हो जैसे ही पुश, क्योंकि ये देखो एक कंपोनेंट नीचे की तरफ पुश कर रहा है, पुशिंग बढ़ाओगे तो एन बढ़ जाएगा, और एन बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। मतलब आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए तो बोलते हैं पुशिंग इज। पुशिंग क्या होता है, जनरली ऑब्जेक्ट को जब भी आप पुश करते हो तो थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है ऑब्जेक्ट को चलाना। हाँ, पुशिंग का मतलब ये नहीं, पुशिंग का मतलब अगर आप हॉरिजॉन्टली ले जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। पुशिंग का मतलब किसी एंगल पे आप ले जा रहे हो, वर्टिकल से कुछ एंगल बना रहा है या हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है जो जीरो नहीं है। हाँ, अगर आप इस तरह से कर रहे हो, धक्का दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो आसान है। लेकिन अगर आप कुछ एंगल बना के पुश कर रहे हो तो मुश्किल होता है पुश करना। तो रीजन यही है, क्योंकि जो फोर्स का जो कंपोनेंट है ना वो नॉर्मल बढ़ाता है, नॉर्मल बढ़ाने से फ्रिक्शन बढ़ जाता है, फ्रिक्शन तो अपोज का काम करता है ना। तो यहाँ पे वही हुआ है, अपोज का काम करता है। क्लियर? तो चलिए अब सिचुएशन देखते हैं कि क्या ये ऑब्जेक्ट को चला पाएगा या ऊपर चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। तो देखते हैं। अब तो इतना तो सिचुएशन हो गया। अब नीचे की तरफ जोर कौन लगा रहा है, तो नीचे की तरफ ये तो भाई साहब बोला कि नहीं भाई एम जी तो चेंज नहीं हो रहा, ये तो 10 का 10 ही एम जी का जो कंपोनेंट है ना, एम जी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है। अब ये एफ पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल है ये। तो नीचे लगभग टोटल कितना लग रहा है, टोटल फोर्स तो 10 प्लस एफ ही लग रहा है ना, फ्रिक्शन नीचे लग गया अब, है ना। तो नीचे की तरफ जो टोटल फोर्स लग रहा है वो कितना है, 10 प्लस एफ लग रहा है। ठीक है? और ऊपर, ऊपर कितना लग रहा है, क्या ऊपर एफ लग रहा है क्या, ये जो आपने एफ लगाया था क्या ये पूरा का पूरा ऊपर लग रहा है क्या, आंसर नहीं, एफ का कंपोनेंट लग रहा है, कितना लग रहा है 0.87 ही लग रहा है। तो ऊपर कितना लग रहा है 0.87। तो चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ यही वाला है, यही वाला चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर ये दोनों जीरो हो जाता है, मैक्सिमम कंडीशन है मान लो जीरो हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रुका रहेगा। ठीक है? और तो पहले निकाल लेते, ये अगर ये वाला जस्ट जो है ना इसके इक्वल हो जाए, दोनों के सम के, नीचे वाले दोनों के सम के, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रुका रहेगा। लेकिन ये वाला जस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फिर ऊपर की तरफ चले जाएगा। ठीक है? तो पहले मैं जीरो वाला कंडीशन इक्वलाइज करके निकाल लेता हूँ, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा क्या करूँगा, इक्वल थोड़ा सा ज़्यादा रख दूंगा। या आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए ये वाला जो वैल्यू ये क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ना, ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं लेस देन और इक्वल टू लगा रहा हूँ। इक्वल टू कब करेगा, मिनिमम वाला सिचुएशन में। तो चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्या आएगा सिचुएशन। अच्छा, यहाँ पे एप की वैल्यू रख लेते हैं ना। तो ये आ गया कितना बेटा, ये तो आ गया 10 प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, यहाँ पे देखो ये फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू है ना, क्योंकि लिमिटिंग ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये क्योंकि ऊपर की तरफ स्लाइड करना है, तो स्लाइड कब करेगा ऊपर की तरफ, जब लिमिटिंग लग जाए, क्रॉस कर जाए उसके बाद। तो ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ 0.2 इंटू 0.2 इंटू क्या है 17.32 प्लस 0.5 एफ, मस्त भी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0.87 इंटू एफ। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और एफ की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये हो गया 10 प्लस, ये आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, ब्रैकेट ओपन करोगे
तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, होकर आ जाएगा लगभग 3.46 प्लस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो 0.5 इंटू 0.2 तो 0.1 एफ। ठीक है, मास टू बी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0.87 एफ। ठीक है, इसको आप राइट साइड ले जाओ तो लेफ्ट साइड में कितना आ जाएगा 13.46 मास टू बी लेस देन इक्वल टू, इसको राइट साइड ले जाओ और माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 0.77। ठीक है, 0.77 एफ। अब इसको नीचे ले जाओ, तो नीचे ले जाओगे तो एफ मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 13.46, उल्टा कर दिया है ना, डिवाइडेड बाय 0.77। तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी लगभग 17.48 और अप्रॉक्सीमेटली हम लोग क्या बोल सकते हैं 17.50। तो इससे अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा लगा दो ना फोर्स की वैल्यू तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऊपर की तरफ स्लाइड कर लेगा। तो आई होप कि पूरा सिचुएशन आपको समझ में आया होगा कि क्यों यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू वेरिएबल है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो आज के लिए इतना ही।